के देती है, देती नहीं देती। और आपको पता है कॉस्मेटिक ब्यूटी प्रोडक्ट में भी यूज में लिया जाता है। त्वचा खिल खिल से जाती है, हल्दी चंदन, है ना, देखा होगा। त्वचा निखर से जाती है, एकदम बिल्कुल चमकने लग जाती है। तो देखो कहाँ कहाँ इसका यूज हो रहा है। तो एक से ज्यादा ग्रुपिंग होगी, कॉस्मेटिक में होगी, मेडिसिन में होगी, स्पाइसेस के लिए ग्रुप बन गया। तो ये तो कंफ्यूजिंग हो गया। अरे हो गया कि नहीं हो गया? बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो भाई। इसलिए इसे आज के तौर पर कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो लिमिटेशन है क्या? तो लिमिटेशन है क्या इसकी? बिल्कुल लिमिटेशन है। तो लिमिटेशन क्या है साहब? इन दिस क्लासिफिकेशन, इन दिस क्लासिफिकेशन, अगर इस क्लासिफिकेशन के अंदर, मतलब इन दिस क्लासिफिकेशन एनी वन प्लांट, कोई भी प्लांट कैन बी member, can be member of more than one group। क्या बात सही है? क्या बात सही है बच्चों? डन? क्लियर? चलिए, ये हो गया पहला क्लासिफिकेशन कंप्लीट। क्लासिफिकेशन नंबर 2 क्या है? क्लासिफिकेशन नंबर 2 क्या है बच्चों? कौन सा क्लासिफिकेशन? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। कौन सा क्लासिफिकेशन? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बच्चों एक या एक से ज्यादा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड होता है। क्या बोला मैंने? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किस चीज पर बेस्ड होता है? एक या एक से ज्यादा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड होता है। किसके ऊपर? हाँ, एक या एक से ज्यादा मॉर्फोलॉजिकल, या वन और टू, ज्यादा बेहतर क्या कहना है, वन और टू मॉर्फोलॉजिकल। मैं लिखवा देता हूँ, चिंता ना करो। बेस्ड, बताता हूँ, इसमें भी गड़बड़ करके आओगे। बेस्ड ऑन, सही से लिखवा देता हूँ, वन, रुक जा, वन और टू, एक या दो, कौन से करेक्टर? मॉर्फोलॉजिकल, एक या दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, एक या दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, या फिर फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर लिख लो, फिर समझाता हूँ। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किस चीज के ऊपर बेस्ड होता है बच्चों? बेस्ड ऑन वन और टू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, या फिर ऐसे कहें फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। बच्चों अगर दो के तीन भी हो जाएंगे ना मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, तो क्लासिफिकेशन का टाइप चेंज नहीं होगा। समझ रहे हो? अगर दो कैरेक्टर से ज्यादा, कहने का मतलब अगर दो के तीन भी कर लिया आपने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, दो के तीन भी कर दिए ना मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, तो क्लासिफिकेशन का टाइप चेंज नहीं होगा, क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल ही रहेगा। बात आ रही समझ में? अगर दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर से ज्यादा भी अगर आपने कर दिए, कहने का मतलब तीन कर दिए, तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर से क्लासिफिकेशन, जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है, तो क्लासिफिकेशन का टाइप चेंज नहीं होगा, वही रहेगा। बोलो भाई, मतलब क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल ही रहेगा। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, और दोनों ऑप्शन में हो, वन और टू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, एक ऑप्शन में आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, क्वेश्चन आया बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, पहला ऑप्शन बेस्ड ऑन वन और टू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, दूसरा ऑप्शन है बेस्ड ऑन फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, तब आपका आंसर क्या जाएगा? हाँ बिल्कुल, फ्यू वाला, बिल्कुल। तो हो गया तुमसे सिलेक्शन, आंसर जाएगा ये। इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना है, वन और टू मॉर्फोलॉजिकल को, ठीक है, और इसको सेकंड प्रायोरिटी पर रखना है। आई बात समझ? इसीलिए करवा रहा हूँ ये, मुझे पता था गड़बड़ करोगे, हैंस प्रूव्ड। क्लियर? अरे क्लियर है भैया? प्रायोरिटी पर किसको रखोगे? हाँ, वन और टू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। अगर वन और टू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑप्शन में नहीं है, तब आप जाओगे किस पर? फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। क्लियर? क्लियर? आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, और एनसीईआरटी पढ़ते समय आपने देखा होगा कि जो लीनियस का क्लासिफिकेशन था वो आर्टिफिशियल था। लीनियस का जो क्लासिफिकेशन था वो कौन सा क्लासिफिकेशन था? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था। और उन्होंने किसका क्लासिफिकेशन किया था? प्लांट का। लीनियस का क्लासिफिकेशन कौन सा था? आर्टिफिशियल। उन्होंने किसका क्लासिफिकेशन किया था? प्लांट का। प्लांट क्लासिफिकेशन
प्लांट क्लासिफिकेशन गिवन बाय, किसने दिया था बच्चों? प्लांट का क्लासिफिकेशन किसने दिया था? लीनियस ने। जानते हो, ये तो बहुत महान आत्मा है, आप जानते हो, इस आत्मा को तो भूल ही नहीं सकते। लीनियस ने दिया, लीनियस ने दिया था। क्लियर बच्चों? इन्होंने एक बुक लिखी थी, वो बुक बड़ी फेमस है प्लांट्स के क्लासिफिकेशन के लिए। उसका नाम है जेनेरा प्लांटेरम। क्या नाम है? जेनेरा प्लांटेरम। बुक फेमस है भाई, ये इंपॉर्टेंट बुक है। क्वेश्चन राइटर के नाम पर भी आया कि जेनेरा प्लांटेरम किसने लिखी थी। बायोलॉजिकल आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की एक बुक थी जिसमें प्लांट का क्लासिफिकेशन किया था लीनियस ने, उस बुक का नाम किया था। आंसर जाता है जेनेरा प्लांटेरम। क्लियर है भाई? जेनेरा प्लांटेरम में इन्होंने प्लांट किंगडम को क्लासिफाई किया, प्लांट्स को क्लासिफाई किया। किस बेसिस पर किया बच्चों? ऑन द बेसिस ऑफ स्टेमन। किसके बेसिस पर किया? ऑन द बेसिस ऑफ स्टेमन। किस बेसिस पर किया इन्होंने? ऑन द बेसिस ऑफ स्टेमन। लिख लेना, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेमन, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेमन। और मेरे हिसाब से स्टेमन मॉर्फोलॉजी में ही काउंट होता है, जहां तक मुझे पता हो। स्टेमन ब्रैकेट में लिखना मेनली, मेनली। बच्चों कार्पल का इस्तेमाल भी किया था इन्होंने क्लासिफिकेशन करने के लिए, लेकिन मेनली इन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई करने के लिए किसका इस्तेमाल किया? स्टेमन का या कार्पल का? स्टेमन का। याद रखना मेनली, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, स्टार लगा लेना। मेनली स्टेमन, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेमन मेनली। इन्होंने कितनी क्लास बनाई? 24 क्लासेस बनाई। कितनी क्लासेस बनी? टोटल क्लासेस कितनी बनाई प्लांट की? 24। 24। जैसे अगर आपने क्लास 11 में मॉर्फोलॉजी पढ़ी हो, जिसके अंदर एक है तो मोनोडल्फी, 2 है तो डाइडल्फी, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा। ऐसे करते 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 इन्होंने कितनी बनाई? 23 क्लास तो एक बना दी, जिसके अंदर जिम्नोर एंजियोस्पर्म को रखा, और इन्हें बोला जाता है फेनेरोगैमा। इन्हें क्या बोला जाता है? सिर्फ अभी नाम लिख लेना, नाम आगे समझाऊंगा। फेनेरोगैमा, एक ग्रुप तो बना फेनेरोगैमा, जिसके अंदर टोटल कितनी क्लासेस आई? 23। फेनेरोगैमिया, फेनेरोगैमिया, इसमें आई 23 क्लासेस। 24 में से 23 क्लास इसमें आई, जिनके अंदर एंड्रोशियम गायनोशियम प्रेजेंट था। तो आपको पता है एंड्रोशियम गायनोशियम दो में ही प्रेजेंट है, जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में। आप पूरा लिखना जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, मैंने शॉर्ट में लिखा है। एक क्लास उनकी ऐसी बनी जिसके अंदर एंड्रोशियम गायनोशियम नहीं होता। तो आप समझ गए इसमें कौन आएंगे? एल्गी, ब्रायोट, टेरिडो और फंजाई। एल्गी, ब्रायोट, पहले आपको मैं बता दूं, पहले फंजाई को प्लांट में ही रखा जाता था, पता होगा। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था ना लीनियस ने, अरे पता है ना, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था लीनियस ने, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। एक तो प्लांट की और एक एनिमलिया। पन्ना पलट कर देख लेना प्लांट किंगडम का, वहां लिखा हुआ मिल जाएगा। या उसका चैप्टर 2 का फर्स्ट पेज में लिखना कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था। चैप्टर 2 का फर्स्ट पेज उठाकर देख लो, वहां पर लिखा हुआ है कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? लीनियस ने। ठीक है, तो उन्होंने प्लांट को ग्रुप किया किसके अंदर? 24 क्लासेस के अंदर। किस बेसिस पर? स्टेमन के बेसिस पर। किस बेसिस पर क्लासिफाई किया? याद रखना, आया हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई। इन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई किया कितनी क्लासेस में? 24 क्लासेस में। किस बेसिस पर किया? स्टेमन के बेसिस पर मेनली। तो एक तो क्या बना? फेनेरोगैमिया, और दूसरे बने क्रिप्टोगैमिया। इसमें आई सिर्फ एक क्लास, और इसमें कौन कौन से प्लांट थे? एल्गी, ब्रायो, टेरिडो एंड फंजाई, क्योंकि इसके अंदर एंड्रोशियम गाइनोशियम नहीं होता। क्लियर है? आगे सब कुछ पढ़ेंगे, क्रिप्टोगेम हर चीज आने वाली है आगे, चिंता मत करना, ये सारे नाम आएंगे आगे। फिनेरोगेमिया। क्लियर है? फिनेरोगेमिया का मतलब ऐसे समझो कि इनके अंदर एंड्रोशियम गाइनोशियम है। क्रिप्टोगेमिया का मतलब ऐसे समझ लेना कि इनके अंदर एंड्रोशियम गाइनोशियम नहीं है। क्लियर? इनमें स्टेमन नहीं है। डन? अभी इस इतने लेवल पर अब इतना ही समझ लो। क्लियर है भाई? तो सबसे सबसे मोटी बात जो पूछी जाएगी तुमसे, वो क्या पूछी जाएगी कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड होता है? एनाटॉमिकल करेक्टर या मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर? पहला क्वेश्चन, मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर। कितने मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर? एक या फिर 2 मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये बनता है। अगर एक 2 से ज्यादा मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर ले लिए, अगर 2 से ज्यादा मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर ले लिए, तो क्या जो क्लासिफिकेशन का टाइप है वो चेंज हो जाएगा क्या?
नहीं, क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल ही रहेगा अभी भी, इसलिए लिखा है फ्यू मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर। अगर दोनों ऑप्शन में है तो फर्स्ट प्रायोरिटी से देंगे, सेकंड प्रायोरिटी से देंगे। क्लियर है? प्लांट का क्लासिफिकेशन किसने किया? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था, लिखना चाहो तो लिख लेना, लीनियस ने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था। ठीक है, किसका? प्लांट का। वैसे तो अंधे को भी दिख जाएगा। ठीक है, तो प्लांट क्लासिफिकेशन बाय लीनियस किस बुक में दिया? जेनेरा प्लांटेरम। जेनेरा प्लांटेरम। इन्होंने प्लांट किंगडम की 24 क्लास बना दी पूरी। किसके बेसिस पर? स्टेमन के बेसिस पर 24 क्लास बनाई। 23 क्लास में किसको रखा? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को। और एक क्लास किसकी बनी? एल्गिए, ब्रायोटेरिडा और फंजाई। डन? डन? मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई। एक नोट करने वाली बात जो है, जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में जब आप तरीके से पढ़ोगे तो वहां लिखा होगा कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के अंदर वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दी। यानी कोई भी कैरेक्टर अपने आप में 30 मार्क खान नहीं है। जितनी वैल्यू वेजिटेटिव कैरेक्टर की है उतनी ही वैल्यू रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर की भी है। यानी कोई इंसान दोनों वेजिटेटिव कैरेक्टर को लेकर क्लासिफिकेशन कर सकता है, दोनों रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को लेकर क्लासिफिकेशन करता है, एक वेजिटेटिव और एक रिप्रोडक्टिव को भी लेकर अगर क्लासिफिकेशन करता है तो वो भी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन ही कहलाएगा। ये मतलब है एनसीईआरटी की लाइन का। क्लियर है भाई? तो यानी यहाँ पर इन्होंने क्या करा? इक्वल वेटेज दी। अरे मेरे हिसाब से चीजें समझ में आ रही है तुम्हारे, नहीं आ रही? हाँ, इक्वल वेटेज दी इन्होंने। किसकी बात कर रहे हैं? इक्वल वेटेज। इक्वल वेटेज। इक्वल वेटेज। इक्वल वेटेज इज गिवन। इक्वल वेटेज इज गिवन टू बोथ। कौन से बोथ? टू बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स इन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। इन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन इक्वल वेटेज दी गई बच्चों। किसको? दोनों को, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को भी और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को भी। इक्वल वेटेज इज गिवन टू बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स इन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। कहने का मतलब कोई भी कैरेक्टर अपने आप में 30 मार्क खान नहीं है। डन? डन भाई? मेरे हिसाब से पूरी बात क्लियर है। ये हो गया दूसरा क्लासिफिकेशन। अब आता है बच्चों तीसरा क्लासिफिकेशन, और वो तीसरा क्लासिफिकेशन कौन सा है बच्चों? नेचुरल क्लासिफिकेशन। कौन सा क्लासिफिकेशन है बच्चों? नेचुरल क्लासिफिकेशन। तीसरा क्लासिफिकेशन कौन सा है बच्चों? नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन बच्चों इसे कंप्लीट मॉर्फोलॉजिकल, इसके अंदर कंप्लीट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को लिया गया। नेचुरल क्लासिफिकेशन में इसको बेस्ट क्लासिफिकेशन का अवार्ड भी दिया जाता है। कहने का मतलब ये बेस्ट क्लासिफिकेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बेस्ट क्लासिफिकेशन कौन है, तब आपका आंसर जाएगा नेचुरल क्लासिफिकेशन। बेस्ट क्लासिफिकेशन ये ही है। क्यों है बेस्ट? बेस्ड ऑन ग्रॉस मॉर्फोलॉजी। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी के अंदर मिलेगा ये वर्ड, बेस्ड ऑन ग्रॉस मॉर्फोलॉजी। ग्रॉस मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कंप्लीट मॉर्फोलॉजी को यहाँ कंसीडर किया गया। बेस्ड ऑन मिला होगा, बेस्ड ऑन बच्चों किसके ऊपर बेस्ड था? ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के ऊपर। बच्चों किसके ऊपर बेस्ड था? बेस्ड ऑन ग्रॉस मॉर्फोलॉजी। बच्चों ग्रॉस, यहाँ एक दो करेक्टर नहीं लिए गए, या कंप्लीट मॉर्फोलॉजी को कंसीडर किया गया। बेस्ड ऑन ग्रॉस मॉर्फोलॉजी यानी हाँ कंप्लीट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। लिखना चाहो तो लिख लो। नेचुरल क्लासिफिकेशन में क्या किया गया? कंप्लीट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, कंप्लीट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को इंक्लूड किया गया। बोलो भाई, अब इसके बेसिस पर दो बन गए। नेचुरल क्लासिफिकेशन के दो टाइप होते हैं। एक तो होता है बच्चा नेचुरल नॉन फाइलोजेनेटिक, एक तो कौन सा होता है? नेचुरल नॉन फाइलोजेनेटिक। एक होता है बच्चों नेचुरल फाइलोजेनेटिक। एक होता है नेचुरल नॉन फाइलोजेनेटिक और एक होता है नेचुरल फाइलोजेनेटिक। नेचुरल नॉन फाइलोजेनेटिक किस चीज के ऊपर बेस्ड होता है बच्चों? पहले लिख लो फिर समझाता हूँ, लिखने का काम कंप्लीट हो जाए। बेस्ड ऑन
बेस्ड ऑन, बेस्ड ओनली ऑन, ऐसे लिख लो, ओनली ऑन दी ग्रॉस मॉर्फोलॉजी। हिंदी में लिखवा दूंगा, भी चिंता ना करो, समझने में आ जाएगा आपको, तो घर पे पढ़ोगे। और किधर अगर हम बात करें, बेस्ड ऑन बोथ ग्रॉस मॉर्फोलॉजी एंड फाइलोजेनी, फाइलोजेनी लिख लो, पहले लिख लो तो बता देना। यार तुम लोगों के समझ में आ रहा है? अरे तुम लोगों के समझ में आ रहा है भाई? एक एक लाइन खोल के रख दी। ये बहुत खतरनाक चैप्टर होते हैं बच्चों, ये जो बच्चा नहीं पढ़ता, मैं वादा के साथ कहता हूँ तुम में से सिर्फ 10% बच्चा ऐसा होगा जिन्होंने पहले कभी पढ़ा होगा। 10%, 10% भी मैंने ज्यादा ही बोल दिया होगा। 10% का मतलब होगा 44 का 10% निकाल लो, 44 बच्चे बैठे हैं तो 44 का 10% कितना हो गया? 4-5 बच्चे होंगे जिन्होंने पढ़ रखा होगा। किस किस ने पढ़ रखा ही है ऐसे? हाँ, नहीं पढ़ा। और आपके सामने मैं एनसीईआरटी खोल के रखा हुआ हूँ इसलिए। हाँ ठीक। आपके साथ एनसीईआरटी, आपको लग रहा होगा, किसको लग रहा है ये एनसीईआरटी के बाहर का है? अरे किसी को लग रहा है ये एनसीईआरटी के बाहर का है? ये भाई अब तक टोटल एनसीईआरटी है, टोटल एनसीईआरटी है ये बच्चों, एनसीईआरटी। इसे ऐसे पेपर आता है बच्चों, तब निकलता है एग्जाम नीट का, ऐसे नहीं निकलता यार। ऊपर रीडिंग करके हर कोई आ रहा है यार, हर कोई आ रहा है, मानो बात, मानो बात भाई, मानो बात, हर कोई पढ़कर आ रहा है, तुम नए नहीं हो, हर कोई पढ़कर आ रहा है, ठीक है। और टेस्ट सीरीज के अंदर तुम टेस्ट के रिजल्ट भी देख रहे हो, दबा दब 300 से ऊपर चल रहे हैं भाई साहब, ठीक है। तो हर कोई पढ़कर आ रहा है भाई, हर कोई, ठीक है। तो इसलिए ऐसे नहीं होता। चलो लिख लिया, मैं अपना काम पर आता हूँ। नेचुरल क्लासिफिकेशन बच्चों, इसको बेस्ट क्लासिफिकेशन का अवार्ड दिया गया, बेस्ट क्लासिफिकेशन। ये किस पर बेस्ड है? बेस्ड ऑन ग्रॉस मॉर्फोलॉजी। किसके ऊपर बेस्ड है बच्चों? ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। ग्रॉस का मतलब यहाँ पर कंप्लीट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को कंसीडर किया गया है। ये कितने तरह के हो गए बच्चों? 2 तरीके के हो गए, एक तो हो गया नेचुरल नॉन फाइलोजेनेटिक, एक हो गया नेचुरल फाइलोजेनेटिक। कैसे भी रख दो, क्लियर? बोलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बच्चों? कंप्लीट मॉर्फोलॉजी को बेस बनाकर आप लिखना चाहें लिख लें इसमें। नेचुरल नॉन फाइलोजेनेटिक में अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लें, कंप्लीट मॉर्फोलॉजी को बेस बना के ऑर्गेनिज्म को कैसे भी रख दो, वो कहलाता है नेचुरल नॉन फाइलोजेनेटिक। कंप्लीट मॉर्फोलॉजी को बेस बनाकर ऑर्गेनिज्म को कैसे भी रख दो, कंप्लीट, लेकिन मॉर्फोलॉजी कैसे होनी चाहिए? कंप्लीट। मॉर्फोलॉजी कैसे कंसिडर करनी है? कंप्लीट। कंप्लीट मॉर्फोलॉजी को बेस बनाकर ऑर्गेनिज्म को कैसे भी रख दो तो वो क्या कहलाता है? नेचुरल नॉन फाइलोजेनेटिक। नेचुरल फाइलोजेनेटिक में क्या होगा कि कंप्लीट मॉर्फोलॉजी को बेस बनाकर ऑर्गेनिज्म को उस ऑर्डर में अरेंज करो जिस ऑर्डर में वो अर्थ पर आया है, तो वो क्या कहलाएगा? नेचुरल फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक का मतलब आपको एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी कंसीडर करना है। नहीं आ रही बात समझ में? नहीं आ रही बात समझ में बच्चों? कंप्लीट मॉर्फोलॉजी को बेस बनाकर ऑर्गेनिज्म को कैसे भी रख दिया आपने, आगे पीछे ऊपर नीचे कैसे भी रख दिया तो वो क्या, लेकिन आपने कंप्लीट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को कंसीडर किया है तो वो क्या कहलाएगा? नेचुरल। लेकिन फाइलोजेनी को फॉलो नहीं किया है तो कहलाएगा नेचुरल नॉन फाइलोजेनेटिक।
कंप्लीट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को बेस बनाकर ऑर्गेनिज्म को उस ऑर्डर में अरेंज करो जिस ऑर्डर में वो अर्थ पर आया है। जैसे प्लांट की बात करें तो पहले एल्गी, फिर ब्रायो, फिर टेरिडो, फिर जिम्नो, फिर एंजियो। क्लियर है ना? तो ये कहलाता है नेचुरल फाइलोजेनेटिक। नहीं आई बात समझ में? बोलो भाई, बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो भाई।